हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। और बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि बैंकिंग क्या होती है, कितने टाइप के बैंक्स होते हैं, कौन कौन से मॉनेटरी टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है। तो सारा अभी हम, तो ये फर्स्ट पार्ट होगा आपका। इसके बाद सेकेंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि हमारे यहाँ जो बैंकिंग सेक्टर है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने तरीके के बैंक है और कौन कौन सी कैटेगरीज में आते हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर को देखेंगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है। और ये क्या करता है कि बैंक को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहली कैटेगरी हो गई शेड्यूल बैंक और दूसरी कैटेगरी होगी अनशेड्यूल अनशेड्यूल बैंक। ओके, शेड्यूल बैंक क्या होते हैं? शेड्यूल बैंक वो बैंक्स होते हैं जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर ये रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, सेक्शन सेकंड है इसका। सेक्शन सेकंड में रजिस्टर्ड होते हैं उन बैंक्स को शेड्यूल बैंक्स कहा जाता है, और जो नहीं होते हैं उनको हम अनशेड्यूल बैंक कहते हैं। ठीक है, शेड्यूल बैंक के अंदर दो तरीके के बैंक आएंगे, एक है कॉमर्शियल बैंक और एक आपका कोऑपरेटिव बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक जो ये बैंक होते हैं, ये जनरली इनका मोटो होता है कॉमर्शियल एक्टिविटीज यानी कि प्रॉफिट। इनका मोटो होता है प्रॉफिट। और वहीं जो कॉमर्शियल ये आपका कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इनका मोटो प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये जनरली ये अपने मेंबर्स को ही लोन देते हैं जो इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इनका मोटो जो होता है एक दूसरे की सहायता करना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं। कमर्शियल बैंक आगे तीन तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी जिसमें सरकार की मेजोरिटी होती है, और रीजनल रूरल बैंक जो गांव के लेवल पे काम करते हैं। ओके, और एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर की इसमें ज्यादा आपको शेयर होल्डिंग देखने को मिलती है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक दो तरीके का, एक आपको स्टेट बैंक और उसका ग्रुप हो गया एसोसिएट्स, और बाकी के जो स्टेट बैंक के अलावे जो आपको बैंक्स हुए तो वो आ जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी दो तरीके के बैंक हो गए, एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो गया, जैसे इंडिया का है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इस तरीके हो गया, एक्सिस हो गया। उस तरीके से फॉरेन प्राइवेट बैंक्स जो फॉरेन में है, उनकी मेन ब्रांचेस, और वो अपनी ब्रांच इंडिया में भी खोलते हैं, जैसे कि एचएसबीसी वगैरह हो गया। ओके, तो ये आपको ये कैटेगराइजेशन हो जाता है। इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो इसमें आपको स्टेट लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स देखने को मिलते हैं, और वहीं पंचायत के लेवल पर आपको पैक्स यानी कि प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज ये आपको देखने को मिलती है। ओके, तो इसको पैक्स भी कहा जाता है, PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसे ही पंचायत के लेवल पर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका पूरा कैटेगराइजेशन होगा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है इंडिया में। सबके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के बारे में हम बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड एक एक्सक्लूसिव चैप्टर ही था, जो पिछला चैप्टर था आरबीआई से रिलेटेड था, तो आप उसको देखिएगा, उसमें डिटेल में हमने पढ़ा हुआ। फिर भी थोड़े पॉइंट्स। आरबीआई इज सुप्रीम मॉनिटरी एंड बैंकिंग अथॉरिटी इन कंट्रीज एंड कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का, ओके, उसको रेगुलेट करने का जो काम करता है वो आरबीआई करता है। एंड आरबीआई of Reserve Bank of India was established on 1st April 1935 in accordance with the provisions of the RBI Act 1934। ठीक है, हमने चर्चा की हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको बनाया जाता है, जो 1 अप्रैल 1935 में आता है। और इसको नेशनलाइज किया जाता है 1949 में, रेगुलेशन एक्ट आता है, तब उसको यहाँ पर नेशनलाइज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 1949 से पहले आरबीआई गवर्नमेंट बॉडी नहीं थी। आरबीआई एक प्राइवेट बॉडी थी जिसमें शेयर होल्डिंग प्राइवेट लोगों का शेयर होल्डिंग था। ठीक है, सरकारी बॉडी नहीं थी। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया जाता है। तो प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई शुरू से ही एक गवर्नमेंट बॉडी थी, या फिर 1934 के अंदर आरबीआई को एक गवर्नमेंट बॉडी की तरफ बनाया गया था, इस तरीके से भी आ सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी फुली ऑनर्ड होगी, यानी कि 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स की बात करें तो शेड्यूल बैंक्स ये होता है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 में इस सेक्शन 2 के तहत ये लिस्टेड होता है। और वो बैंक्स जिनका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व 0.5 मिलियन यानी कि करीब 5 लाख अगर किसी बैंक का पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व है, तो वो बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है आरबीआई के पास। ये ऐसा लिखा हुआ इस एक्ट में। बाकी के फिर आरबीआई अलग अलग अपने नियम निकाल सकती है कि नहीं, आपके पास 500 करोड़ होने चाहिए, 1000 करोड़ होने चाहिए,
तो वो अलग चीज है, बट आरबीआई के एक्ट में ये लिखा हुआ है कि 5 लाख है किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। शेड्यूल बैंक्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव, हमने देखा था यहाँ पे ये शेड्यूल बैंक्स जो है इनको फाइनली इधर कमर्शियल एंड इधर कोऑपरेटिव बैंक्स में क्लासिफाई किया जाता है। और वही नॉन शेड्यूल जो बैंक्स होते हैं जो कि इसमें इंक्लूड नहीं होते, यानी कि आरबीआई एक्ट 1935 में इंक्लूड नहीं होते हैं, उनको नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं। सबसे पहले कमर्शियल बैंक, जैसा मैंने कहा कि ये कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि डिपॉजिट लेना, लोन देना, ओके, पैसा कहीं सिक्योरिटी वगैरह में लगाना, इन्वेस्ट करना। तो इनका मेन मोटो जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को कमाना, कि भाई पैसा आना चाहिए मेरे पास, इसलिए इनको कमर्शियल बैंक कहते हैं। ठीक है, तो लोगों से ये डिपॉजिट्स लेते हैं, फिर लोगों को ये लोन भी देते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी लोन देते हैं, तो सबको लोन देने का काम ये करते हैं, और सभी से डिपॉजिट भी लेते हैं। ठीक है, तो कई सारे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि चेक इशू करना है, ड्राफ्ट वगैरह इशू करना है, मनी डिपॉजिट करना है, ओके, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट्स, ओके, ये सारा काम ये करने का काम करते हैं, लोन वगैरह देने के काम, मनी लेंडर का काम, ये सारा काम ये करते हैं, जो बैंकिंग एक्टिविटीज का काम होता है। तो हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो हमने देखा कि 3 तरीके के बैंक्स होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर, और थर्ड आपको फॉरेन बैंक्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे फॉरेन बैंक ये आपको प्राइवेट सेक्टर में ही आते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में एक आपका इंडियन बैंक हो गया और एक फॉरेन बैंक हो गया, एक पब्लिक सेक्टर हो गया, इसके अलावा आरआरबीस होते हैं, वो भी इसके अंडर में आते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, वो भी कमर्शियल बैंक ही होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जहां पर मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग जो होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक एंड सो ऑन। प्राइवेट सेक्टर बैंक जहां पर मेजोरिटी शेयर होल्डिंग किसकी होती है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती है, जैसे कि एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई। ठीक है, तो ये सब होते हैं प्राइवेट बैंक होते हैं। अब एक फॉरेन बैंक होता है, फॉरेन बैंक भी प्राइवेट बैंक ही है, लेकिन ये फॉरेन का, इंडिया का नहीं है, तो इनका जो रजिस्टर्ड एंड हेडक्वार्टर जो होते हैं ना वो फॉरेन कंट्री में होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। जैसे कि एचएसबीसी हो गया, उसका आपको यूएसए में मिलेगा हेडक्वार्टर, बट इंडिया में भी काम करता है, तो ये बैंक आके इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोलते हैं, जैसे कि एचएसबीसी हो गया, सिटी बैंक हो गया, चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक हो गया, ओके, जेपी मॉर्गन्स हो गया, तो इस तरीके से कई सारे बैंक हैं फॉरेन बैंक्स। इसके अलावा आपका जो रीजनल रूरल बैंक हो गया, तो रीजनल रूरल बैंक को बनाने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया था 26 सितंबर 1975 को, तो उस ऑर्डिनेंस के तहत रीजनल रूरल बैंक्स को बनाया गया, आरआरबीस को बनाया गया था। बाद में एक एक्ट भी लाया गया, आरआरबी एक्ट 1976, जिसके अंडर इसके एस्टेब्लिशमेंट को किया गया था। तो जो आरआरबीस होते हैं इनकी जो शेयर होल्डिंग जो होती है वो अलग होती है। कैसे होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें 3 लोग होते हैं, एक आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, एक आता आपका हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट, और एक हो जाता है आपका स्पॉन्सर्ड बैंक। ठीक है, स्पॉन्सर्ड बैंक यानी कि जो बैंक उसको स्पॉन्सर करता है, तो इन तीनों की अलग अलग शेयर होल्डिंग होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग 50% होती है, स्टेट गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 15% होती है, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं इनकी शेयर होल्डिंग 35% आरआरबीस जो होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये अलग अलग होता है। अब आरआरबी जो होते हैं आपके लोकल लेवल पर काम करते हैं ये, तो आपके स्टेट में जो आरआरबी काम कर रहा होगा वहां पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग होगा। ठीक है, तो हर स्टेट का अपना अपना आरआरबीस होता है और उनके अकॉर्डिंग उनका शेयर होल्डिंग होता है। कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसे मैंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पर ये काम करते हैं, क्योंकि ये जिन लोगों से मिलकर बनाए जाते हैं वही लोग इसके कस्टमर भी होते हैं। तो ऑनर और कस्टमर जो होते हैं इस बैंक के वो दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो दे प्रोवाइड लिमिटेड बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलिस्ट इन एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, खास करके एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये ज्यादा होते हैं, देखने को मिलता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हो, और भी चीजों से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, नाउ जो सेकंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म लाए गए। तो आपको पता है कि नेशनलाइजेशन का दौर जो शुरू से पहले से 1969 में, फिर 1980 में नेशनलाइजेशन किया जाता है बैंक्स का। कई सारे प्राइवेट बैंक्स जो थे उनको नेशनलाइज कर दिया जाता है। उसके बाद जो रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, खास करके जो एलपीजी रिफॉर्म्स रहता है 1991 का, और उसके बाद तो जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को भी अलाउ किया जाता है, फॉरेन बैंक्स को भी यहाँ पर अलाउ किया जाता है। तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें हम देखते हैं। पहली चीज, लिबरल एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स, खास करके ये सारा चीज आपको एलपीजी रिफॉर्म के बाद देखने को मिलेगा।
Public sector were provided greater autonomy to function in competitive environment and frame independent policies based on broad framework provided by आरबीआई। तो आरबीआई जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है उसके अंडर ही क्या करते हैं, ये जो बैंक्स होते हैं वो अपनी पॉलिसी बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो पॉलिसी ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी चाहे वो बना दे, ठीक है, क्योंकि ये अंडर आरबीआई के रेगुलेशन में होते हैं, तो आरबीआई के अकॉर्डिंग ही इनको पॉलिसी बनानी है। इंटरेस्ट रेट बोथ डिपॉजिट एज वेल एडवांसेस, एडवांसेस का मतलब हो गया लोन, वर डीरेगुलेटेड एंड ईच बैंक वाज फ्री टू डिसाइड ऑन interest rates it choose to offer, including rates on saving account, which until recently was regulated by RBI। तो इसमें कहा गया कि बैंक्स अपने रेट्स को डिसाइड करना कि सेविंग अकाउंट पर वो कितना रेट देने वाले थे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट के जो लोन्स हैं, होम लोन देते हैं, एजुकेशन लोन दे देते हैं, आपको कार लोन दे देते हैं, ओके, पर्सनल लोन देते हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज के जो लोन है उन पर उनका क्या इंटरेस्ट रेट होगा ये डिसाइड करने के लिए पहले बैंक जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। लेकिन अब आरबीआई ने उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दिए कि नहीं, अब आपका इससे नीचे या ये जो फ्रेमवर्क है उससे ज्यादा आपको इधर उधर नहीं करना है। तो आरबीआई ने पहले एक ऐसा ही बेंचमार्क या फिर एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। तो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, तो आरबीआई ने कहा था कि आप क्या करेंगे कि वैसे तो आप अपने रेट्स को डिसाइड करने के लिए अलाउ है, लेकिन you had to publish the lowest rate of interest they would charge to their best except that clients known as the benchmark prime lending rate। यानी कि ये एक मिनिमम रेट हुआ करता था, इससे नीचे आप किसी को लोन नहीं दे सकते। तो बैंक क्या करते हैं ना कि दूसरों से, किसी से 20% इकट्ठा कर ले रहे हैं, किसी से 15% ले रहे हैं, किसी से 7-8% पर ही लोन घुमा रहे हैं। तो उस समय क्या होता था ना कि ये जनरली, वैसे आज भी बैंक इसके लिए स्वतंत्र है ये करने के लिए, तो जनरली क्या होता था, खास करके जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हुआ करते थे, जिसके पास पावर हो, पैसा हो, तो ब्रांच मैनेजर को पैसा खिला के, या फिर जिसका पॉलिटिक्स में ज्यादा पकड़ हो उसको पैसा खिला के, तो ये लोग ये काम करते थे, ठीक है। उसके बाद आरबीआई ये बीपीएलआर लेके आया था, इसको फिर डिसकंटिन्यू किया आरबीआई ने, फिर एक आरबीआई एमसीएलआर लेके आया, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है। अब आरबीआई कहा कि ये आपको 1 अप्रैल 2016 से इंप्लीमेंट करना है, और एमसीएलआर के तहत जो आप लेंडिंग रेट होगा इससे नीचे आप किसी को नहीं देंगे, ठीक है। इससे ऊपर आप जितना लीजिए, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये 8% है तो 8% से ऊपर आप 9% लीजिए, 10% लीजिए, ये आपके ऊपर है आप कितना लेते हैं, लेकिन इससे नीचे आप किसी को नहीं देंगे, ठीक है। तो ये एमसीएलआर के तहत यहाँ पर आरबीआई ने कहा, अब इसके ऊपर बैंक अपना रेट डिसाइड करने के लिए स्वतंत्र है। नाउ बैंकिंग वाज मेड मोर ट्रांसपेरेंट, स्ट्रेस ऑन फुल डिस्क्लोजर ऑफ बोथ गुड एंड बैड एसेट्स। आपको पता है कि जो बैंक्स होते हैं उनको अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होते हैं कि उनके पास कितने गुड एसेट्स हैं, कितने बैड एसेट्स हैं। यानी बैड एसेट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपको एनपीए होता है तो बैंक्स को बताना पड़ता है कि आपके पास कितना एनपीए है। पहले बैंक क्या करते थे, वो बताते ही नहीं थे, इससे उनका दिखता ही नहीं था, तो लगेगा कि सब एकदम प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन अब ये कंपल्सरी कर दिया गया कि आपको अपने एनपीए के बारे में भी बताना है। साथ ही साथ देयर वाज स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्म इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर द बैंकिंग सेक्टर। ओके, तो इसके भी ये सारी व्यवस्था की गई कि इनकम रिकॉग्निशन कहाँ से आपकी इनकम आ रही है, एसेट क्लासिफिकेशन, गुड एंड बैड एसेट के बारे में बताइए, फिर बैड एसेट में भी कई सारी चीजें कर दी गई क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके अलावा प्रोविजनिंग नॉर्म्स होते हैं। प्रोविजनिंग नॉर्म्स में होता है कि कुछ पैसा आपको साइड में लेकर रखना पड़ता है इमरजेंसी फाइटिंग के लिए, या फिर एक लोन का भी प्रोविजनिंग किया जाता है, कुछ समय के लिए उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है ताकि आपका बैलेंस शीट जो वो ठीक ठाक दिखे। ओके, realizing that banking is a risky business, having normal risk in lending and also to safeguard interest, banks were required to adhere to capital adequacy norms in terms of international best practices। अब देखिए बैंकिंग का जो काम है नहीं, थोड़ा सा रिस्की है कि आपने किसी को लोन दिया, ये जरूरी नहीं है कि वो चुकाए। बहुत लोग लेकिन लोन भाग गए, बहुत लोन चुकाते नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है एक, जिसका नाम है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता क्या है, पहले ये जानिए कि कैपिटल एडिक्वेसी जो होता है या रेशियो जो है, ये आपका बर्सन नॉर्म्स के तहत आता है,
ठीक है। तो बर्सिल लॉ जो कि पहला बर्सिल फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब मीटिंग हुई अलग अलग ईयर्स में, तो इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से जाना जाता है। तो बर्सिल के अंडर में ये कैपिटल एडुकेसी आ, इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल एडुकेसी का मतलब ये हुआ कि आपने जितना लोन दिया हुआ है, ठीक है, आप जितना लोन दिए हुए हैं उसका कुछ हिस्सा आप क्या कीजिए, थोड़ा सा रिजर्व में रखिए। इसलिए ताकि कभी इमरजेंसी आ जाए, जरूरत पड़ जाए, तो आप इसको उठा पाए। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी न्यूज में आ जाती है कि इस बैंक में क्या हो गया कि अब ये बैंक बंद होने वाली है, ठीक है, कोई न्यूज ऐसे हो जाता है लोकली। ओके, अब क्या होता है कि जितने भी डिपॉजिट करने वाले उसके कस्टमर है वो सारे लाइन में लग जाते हैं कि मुझे पैसा चाहिए अभी कभी, तो सारा पैसा मुझे तुरंत चाहिए। ठीक, अब किसी भी ब्रांच में इतना पैसा नहीं होता है कि उसके सारे कस्टमर एक साथ आ जाए तो वो उसको सारा का सारा कैश दे पाए। ओके, हर ब्रांच ब्रांच में एक लिमिटेड ही रहता है पैसा। तो यहाँ पर किया गया है कि बैंक के पास इतना पैसा रहना चाहिए कि कम से कम इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन आती है ना, तो वहां पर कुछ लोगों को पैसा दिया जा सके, तो वहां पर बैंक को भी सरकार को भी थोड़ा सा समय मिल जाए लोगों को समझाने का कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये चीजें हो रही है, वो चीजें हो रही है, ठीक है, मौका मिल जाए। तो इसलिए बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने जिन्होंने डिपॉजिट किया हुआ बैंक को, वो आएंगे पैसा मांगने तो आपको देना पड़ेगा, हम मना नहीं कर सकते। खास करके जो डिमांड डिपॉजिट वाले होते हैं, टाइम डिपॉजिट वाले को तो आप मना भी कर सकते हैं कि आपने 10 साल के लिए जमा किया हुआ है, तो 10 साल मेच्योरिटी होगी तभी देंगे, आपको पहले नहीं देंगे। आप उनको मना कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने जिनका डिमांड डिपॉजिट है आप उनको मना नहीं कर सकते ना, जिन्होंने सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है उनको तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए ये कहा गया। तो यहाँ पर जो पर्सनल नॉर्म्स है उसके तहत ये कहा गया कि 8% क्या होगा कि 8% यहाँ पर ये रखने की व्यवस्था की गई। बजट फर्स्ट नॉर्म के अकॉर्डिंग कहा गया कि मिनिमम 8% बैंक क्या करेंगे, अपने यहाँ कैपिटल एडुकेसी के फॉर्म में ही रखेंगे। लेकिन इंडिया में आरबीआई ने कहा कि नहीं, हम क्या करेंगे कि 1% ज्यादा रखेंगे। तो आरबीआई ने कहा कि इंडियन बैंक को 9% रखना है, ठीक। लेकिन बर्सिल नॉर्म्स के तहत ये 8% कहा गया था, मिनिमम 8%। ओके, बट इंडिया में आरबीआई के अकॉर्डिंग 9% ये आपको रखना है मेंटेन। नाउ लिक्विडिटी मैनेजमेंट बाय आरबीआई। आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज कैसे करती है? लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ? लिक्विडिटी का सीधा मतलब ये हुआ कि मार्केट में पैसा है या नहीं है, ठीक है। तो अगर पैसा नहीं है तो मार्केट में पैसा आरबीआई डालती है, अगर पैसा बहुत ज्यादा है तो फिर मार्केट से आरबीआई पैसे को खींच लेती है। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ओके, ये काफी जरूरी होता है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लोगों के पास बहुत पैसा है, ठीक, सभी लोग करोड़पति हो गए इंडिया के, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो तो आपके लिमिटेड है, ठीक। अब यहाँ पे 5 लोग आए इसको खरीदने के लिए। एक ने कहा कि भाई मैं इसमें 100 रुपए में खरीदूंगा, दूसरे के पास पैसा था उसको ये चाहिए था, एक ही है यहाँ पे बस लिमिटेड है, एक ही। अब उसको चाहिएगा तो उसको कहेगा कि मैं तुमको 500 रुपए दे रहा हूँ, मुझे 500 में दे दो। तीसरा है वो कहे मैं तुम्हें 1000 रुपए, मुझे 1000 में दे दो। तब ये किसको देगा? जिसको जो ज्यादा देगा पैसा उसी को देगा। तो आप समझिए जिसकी कीमत 100 रुपए थी अब उसकी कीमत 1000 रुपए हो गई है, ठीक। तो पैसा जब लोगों के हाथ में ज्यादा होगा ना तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो उस केस में आरबीआई को पैसा खींचना पड़ता है लोगों के पास से, कि लोग पैसा, लोगों के हाथ में पैसा ना रहे, तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में। उसी तरीके से अगर लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, चीजें खरीदेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा कि डिमांड कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। तो इसलिए डिमांड को बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ता है। तो आरबीआई फिर वो पैसा देती है। तो ना आरबीआई लोगों के घर जाके वो पैसा लेती है, ना सभी के घर जाके वो देती है। तो आरबीआई ये काम करती कैसे है? इसके लिए यहाँ पर कुछ टूल्स हैं जो आरबीआई उन टूल्स को फॉलो करती है। उस टूल्स को हम पढ़ने वाले। सबसे पहला टूल हो गया सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ पर क्या है कि हर बैंक को कुछ अमाउंट कैश में रखना पड़ता है, ठीक है, कुछ अमाउंट कैश में रखना पड़ता है आरबीआई के साथ, ठीक। तो अब वो कितना रखना पड़ता है इसका परसेंटेज होता है, आरबीआई टाइम टू टाइम उसको डिसाइड करती है। मैंने यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं लिखा होगा क्योंकि वो एक डायनामिक फिगर होता है। जब आपका एग्जाम होगा आरबीआई की वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर लिखिएगा कि भाई हमारे पॉलिसी रेट्स क्या है, तो सारा पॉलिसी रेट्स जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ऐड नहीं किया हुआ। तो ये सीआरआर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4%, अगर बैंक को कह दिया गया कि आपको 4% अपना जो
एनडीटीएल है उसका 4% रखना है, तो बैंक को ये रखना पड़ेगा किसमें, कैश के फॉर्म में विद आरबीआई, आरबीआई के पास। ठीक है, तो कैश के फॉर्म ही रखना पड़ता है। अब समझ लीजिए कि आरबीआई सॉरी बैंक के पास अगर 100 रुपया एनडीटीएल था, एनडीटीएल, और इसमें से 4 रुपया अगर उसको रखना पड़ रहा है, तो अब तो उसके पास 96 ही है ना, यानी कि 96 रुपया ही लोन पर घुमा सकता है, 4 रुपया कम हो गया उसका। ठीक, तो अगर आरबीआई इसको बढ़ा देती है, 4 से 8 कर देती है, तो बैंक को 8 रुपया रखना पड़ेगा। तो अब इसके बाद मात्र 92%, 92 रुपये ही बचेगा। तो फिर बैंक के पास पैसा कम, तो इसका मतलब मार्केट में भी पैसा कम जाएगा, क्योंकि अब बैंक लोन भी कम घुमाएगी, क्योंकि पैसा ही कम है। तो आरबीआई सीआरआर को बढ़ा घटा के ये काम करती है। उसी तरीके से एसएलआर होता है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, यहाँ पर भी कुछ हिस्सा एनडीटीएल का रखना पड़ता है बैंक को। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो कैश हो या गोल्ड हो या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, किसी भी फॉर्म में या अदर फॉर्म जो कि आरबीआई अलाउ करे, उसमें ये इनको रखना होता है। तो समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका 5% ये भी हो गया, तो उधर सीआरआर 4%, 5% ये, तो भाई ये तो 9% ऐसे ही हो गया। अब इनके पास तो से कितना बचा, मात्र 91 रुपये तो बचा देने के लिए। तो अगेन अगर एसएलआर को बढ़ा दिया जाए तो बैंक के पास कम पैसा बचेगा लोन में घुमाने के लिए। ठीक है, घटा दिया जाए तो फिर बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा लोन में घुमाने के लिए। तो ये सारी चीजें होती है। उसी तरीके से बैंक रेट होता है। बैंक रेट क्या होता है कि एक्चुअली इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई फॉर लेंडिंग मनी टू बैंक्स। यानी कि आरबीआई का क्या करता है, जब बैंक्स को लोन देगा, ठीक है, बैंक के पास कभी मान लीजिए पैसा कम हो गया, तो जाएंगे आरबीआई से पैसा लेने के लिए कि हमें कुछ दे दीजिए पैसा, तो आरबीआई उनको पैसा देगा, तो आरबीआई लोन उस पर इंटरेस्ट लेगा। तो इस केस में जो आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम कहते हैं बैंक। ठीक है, इसमें बैंक रेट होता है अगेंस्ट इलिजिबल सिक्योरिटीज, यानी कि यहाँ पर बैंक को कोलेटरल के फॉर्म में सिक्योरिटीज रखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल बैंक रेट जो होता है हमारी यहाँ लिक्विडिटी को मैनेजमेंट करने के लिए यूज नहीं किया जाता। मेनली हमारे यहाँ जो पेनाल्टी आपको पेनाल्टी रेट्स होते हैं उनको डिसाइड करने के लिए बैंक रेट का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर बैंक किसी फ्रेमवर्क का वोलेशन कर दे, आरबीआई की बात ना करे, तो आरबीआई कह देगा कि चलिए आपका भाई पेनाल्टी हो गया बैंक रेट प्लस 2%, पेनाल्टी भर दीजिए। तो आरबीआई क्या करता है कि पेनाल्टी रेट को बैंक रेट के साथ जोड़ता है। तो मेनली अभी बैंक रेट का यही यूज होता है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आरबीआई जाके ओपनली क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है और खरीदती है मार्केट से। ठीक है, तो ये कैसे होता है बेचने और खरीदने का काम, ये इससे क्या होता है। अब मान लीजिए कि आरबीआई मार्केट में गई, कही कि मार्केट में जितना सिक्योरिटी पड़ा हुआ है सारा मुझे दे दो। तो जब आरबीआई सिक्योरिटी लेगी, तो मान लीजिए कि आरबीआई ने 100 रुपए का सिक्योरिटी ले लिया, 100 रुपए मार्केट को देना पड़ेगा, तो यानी कि पैसा मार्केट में जाएगा। अगर आरबीआई कहेगी कि ये जो मेरे पास सिक्योरिटी है ये तुम लोग खरीदो, मैं तुम्हें 8% इंटरेस्ट दूंगा, तो भाई जिसको इन्वेस्ट करना होगा वो जाके सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, तो आरबीआई पैसा मार्केट से ले लेगी। इस तरीके से लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है, पैसा इन्फ्यूज करना और पैसा वापस लेना। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन होता है ये आपको क्वार्टरली इंटरवल्स पे होता है, हर 3 महीने पर ही आपको ऑपरेशन आरबीआई करती है। ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। इसके बाद होता है आपका रेपो ऑप्शन, या फिर जिसको रीपर्चेज ऑब्लिगेशन कहते हैं। यानी कि रीपर्चेज यानी कि यहाँ पर जो दिया गया दोबारा उसको वापस लिया जाएगा। ये एग्रीमेंट में होता है कि भाई हमने आपको जो दिया वो मैं आपसे कुछ समय बाद ले लूंगा, इट्स कॉल्ड रीपर्चेज। ठीक है, तो इट इज सेम एज ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरह ही होता है। यहाँ पर भी सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री जाके की जाती है मार्केट में, बट एक चीज यहाँ पर फर्क होता है। फर्क क्या होता है कि ओएमओ में रीपर्चेज करने की गारंटी नहीं होती है। आरबीआई ने अगर सिक्योरिटी बेच दी तो आरबीआई ये नहीं कहता है कि मैं आपसे सिक्योरिटी खरीदूंगा। ठीक है, लेकिन रेपो ऑप्शन में ये होता है कि आरबीआई अगर सिक्योरिटी बेच रही है तो आरबीआई कहेगी कि मैं इतने समय के बाद आपको इतना इंटरेस्ट देके मैं आपसे वो सिक्योरिटी खरीद लूंगा। तो इसमें एग्रीमेंट का ये फर्क होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये नहीं कहा जाता है खरीदने के लिए, लेकिन रीपर्चेस ऑब्लिगेशन या रेपो में ये कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बैंक्स कैन कीप एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज over and above those keep for maintaining SLR RBI with RBI and borrow for a short
टर्म पीरियड। ठीक है, तो जनरली आपको ओवरनाइट के लिए यहाँ पर किया जाता है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आपको की जाती है रेपो के अंडर में यहाँ पर बोरिंग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो एसएलआर है, क्या एसएलआर के अंडर के कोटा में जो आपने सिक्योरिटीज रखी है उसका यूज कर सकता है बैंक? ये बिल्कुल कर सकता है। आरबीआई ने कहा है कि एसएलआर कोटा के अंडर में जो सिक्योरिटीज है, बैंक उस सिक्योरिटी का यूज कर सकती है खरीदने के लिए, यानी कि पैसा लेने के लिए। लेकिन फोर्टनाइट पर, यानी कि हर 15वें दिन उसको ये मेंटेन करना पड़ा होगा। अगर 5% है एसएलआर तो उसको ये मेंटेन करना पड़ेगा 15वें हर फोर्टनाइट में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स ऑन सच बोरिंग इज कॉल्ड रेपो रेट। ठीक है, तो इस पर इंटरेस्ट क्या करती है, बैंक्स जो होती है वो पे करती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट बैंक पे करने का मतलब क्या होगा, यानी कि वहां से बैंक्स ने उनसे क्या किया कि पैसा लेके आए हैं। ठीक है, तो आरबीआई पड़ गया, तब आरबीआई लोन देती है बैंक्स को। ठीक है, तो ये जो लोन रेट होता है दिस इज कॉल्ड रेपो रेट, दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। ठीक है, रीपरचेज ये होता है, बैंक्स क्या करेंगे कि ये जो पैसा होगा वो विद इंटरेस्ट चुकाएंगे, तो वो इंटरेस्ट क्या है, ये वही रेपो रेट होता है। अब इसका उल्टा, जब बैंक्स क्या करें, ये पैसा दे दे आरबीआई को। ठीक है, तो यहां पर जो इंटरेस्ट होगा, जो आरबीआई ये इंटरेस्ट देगा बैंक को, इस इंटरेस्ट को कहा जाता है रिवर्स रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन होता है। जब आरबीआई लोन देता है बैंक को, जिस रेट पर देता है वो रेट रेपो रेट होता है, और जब बैंक्स आरबीआई को देते हैं और वो जिस रेट पर देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई को चुकाना है, आरबीआई बैंक को चुकाएगा, तो इसको हम रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों में रिपर्चेस होने करने के यहाँ पर काम किया जाता है, और ये रेट्स आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या होता है, इट इज अ न्यू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि लिक्विडिटी को ही मैनेज करने का काम किया जाता है, जिसको 2011 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया। इट इज अ विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई इन एन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन इंटरबैंक लिक्विडिटी ड्राई अप कंप्लीटली। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में बैंक्स जो होते हैं वो बोरो करते हैं। ठीक है, एंड द एमएसएफ रेट इज बेस्ड 100 basis point or a percentage point above रेपो रेट। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो रेट होता है वो क्या होता है, रेपो रेट जितना होगा प्लस 1%, ये आपका एमएसएफ होता है, एमएसएफ का रेपो रेट जितना। ओके, तो इस परसेंटेज को 1% भी कहा जाता है, या फिर इसको 100 बेसिस पॉइंट भी कहा जाता है। तो 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 100% नहीं होता, इसका मतलब 1% होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आरबीआई जब चेंजेस करती है ना अपने रेट्स को, तो वो बेसिस पॉइंट के बेसिस पर चेंज करती है, वो बेसिस पॉइंट बताती है कि हमने 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया, फिर ज्यादा कर दिया, वो इस तरीके से बताती है, जिसका ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन इसमें लिमिटेशन है, जो बैंक्स है वो कितना पैसा ले सकती है, तो कैन बोरो फंड अप टू 1% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो बैंक का जो एनडीडीएल है उसका उसका मात्र 1% ही ये आरबीआई से एमएसएफ के अंडर में पैसा उठा सकती है। अगर इससे ज्यादा उठाना है पैसा इनको, तो जाए ओपन मार्केट ऑपरेशन में जाए, रेपो रेट में जाए, वहां से पैसा ज्यादा ला सकती है। लेकिन यहाँ पर एमएसएफ के अंडर में मात्र 1% ऑफ एनडीडीएल ही ले सकती है। तो जनरली ये इमरजेंसी के लिए होता है, और इमरजेंसी काम खत्म तो फिर वापस ले जाता है पैसा। मोरल सुएशन, मोरल सुएशन का मतलब होता है किसी का उत्साह बढ़ाना, उसका मोरल बढ़ाना। तो यहाँ पर आरबीआई क्या करता है, बैंक्स के मोरल्स को बढ़ाता है लोन देने के लिए, कि जैसे कि सेमिनार होगा, आरबीआई गवर्नर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर सेमिनार में जाएंगे, कहेंगे कि हमने तो भाई इतना रेपो रेट कम कर दिया है, तो बैंक्स को भी आगे बढ़ के अपने रेपो रेट अपनी इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, इससे लोन सस्ते हो जाएंगे, तो इकोनॉमी को भाई ग्रोथ मिलेगा, प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उसी तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ओके, बैंक्स के चेयरमैन से मिलते हैं आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि मोरल बूस्टिंग की जाती है, उनको इंकरेज किया जाता है बैंक वालों को, कि हमने ये काम किया है आपके लिए, इतना फैसिलिटीज लेके आए, थोड़ा सा आप भी अपनी
कीजिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन मिले, ठीक है, तो इससे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको मॉरल सुएशन में की जाती है, मॉरल बूस्टिंग होती है जनरली, यहाँ पे कोई रेट का ऊपर नीचे नहीं होता। नेक्स्ट एक टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रेट्स, यानी कि कुछ ऐसे सेक्टर्स जो होते हैं, यहाँ पर आरबीआई ने इनको प्रायोरिटी सेक्टर में नोटिफाई किया है कि इनको जो लोन मिलना चाहिए वो प्रायोरिटी बेसिस पर मिलना चाहिए। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। ठीक है, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आपको पीएसएल यानी कि प्लानिंग सेक्टर लेंडिंग जो होता है, इसका यहाँ पर 40% देना पड़ता है। जो बैंक है वो अपना 40% यहाँ पर पीएसएल के अंडर में लोन देती है। लेकिन अगेन ये सबके लिए 40% नहीं है, ये कॉमर्शियल बैंक हैं, जो नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक हैं उनके लिए 40%, लेकिन आरआरबीज के लिए ये 40% नहीं है, उससे ज्यादा है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 40% नहीं है, उससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक एक है फंड, आरआईडीएफ फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब ये फंड कैसा? मान लीजिए कि एक बैंक है जिसको 40% कहा गया था कि भाई आपको पीएसएल के अंडर में लोन घुमाना है, यानी कि एक साल में आप जितना लोन देंगे उस लोन का 40% इस पीएसएल के अंडर में जाना चाहिए। ठीक, यानी कि अगर आप 100 रुपए लोन देते हैं एक साल में, तो उसका 40 रुपए आपको इस पीएसएल के अंडर में जाएगा। अब क्या होगा कि अगर बैंक इस 40% वाले क्राइटेरिया को फुलफिल ना कर पाए, मान लीजिए उसने 30% ही वो लोन दे पाया, 10% नहीं दे पाया, फिर क्या होगा? तो उसके लिए यहाँ पर एक फंड बनाया गया जिसका नाम है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और इसमें कहा गया कि अगर कोई बैंक अपने पीएसएल टारगेट में शॉर्ट रह जाता है, अगर पीएसएल टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो जितना उसका गैप रहेगा, जैसे कि इस केस में कितना गैप है, 10 का गैप है, तो जितना ये बचा हुआ अमाउंट होगा ये जाके इस फंड में जमा होगा, इसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, ये फंड जो होगा मेंटेन किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये मैनेज किया जाएगा। और इस फंड से लोन दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को, या स्टेट ओन्ड जो कॉर्पोरेशन है उनको लोन दिया जाएगा, ताकि स्टेट गवर्नमेंट या जो भी स्टेट के द्वारा ऑथराइज्ड कॉर्पोरेशन है वो रूरल डेवलपमेंट या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में उस पैसे को लगा पाए। ठीक है, तो इस चीज के लिए यहाँ पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। पैसा कहाँ से आएगा? जो शॉर्टफॉल होगा पीएसएल टारगेट में, वहां से पैसा इसमें रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। ये 1955-96 के आसपास में यहाँ पर ये बनाया गया था सरकार के द्वारा। ठीक, यही सारी बातें ये फर्स्ट पार्ट में होने पड़ी। सेकेंड पार्ट लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम आगे की और सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।